वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो 9th लेक्चर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। और इसमें जो हम इससे प्रीवियस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 8 में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उनकी एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर की। और एप्लीकेशंस में पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। दो एप्लीकेशंस हैं, एक तो टू कंपेयर द ईएमएफ टू सेल्स और सेकेंड है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जल्दी से हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी सेल, दो गिवन सेल की ईएमएफ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सर्किट डायग्राम समझिए अच्छे से। सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग को समझ लेंगे तो फिर आपको सिंपली मैथमेटिक्स इसकी सिंपल है। ठीक है, पहले हमने कोई पोटेंशियोमीटर कंसीडर कर लिया, सिंपल सर्किट डायग्राम उसका। ठीक है, ये हमारा सिंपल पोटेंशियोमीटर डायग्राम है जो हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये शंट वायर है। इसकी लेंथ अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने स्टार्टिंग से बताया था, 0 से स्टार्ट करके दैट इज 100, दैट इज 200, अगेन 300, 400, 500 एंड दिस 600। तो हमने ये 600 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर कंसीडर किया है। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो जिन सेल का ईएमएफ कंपेयर करने जा रहे हैं उनकी जो ईएमएफ है कितना है। ठीक है, अगर ज़्यादा ईएमएफ है तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा लेंथ वाला यूज़ करना पड़ेगा, और कम ईएमएफ है तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और फिर यहाँ पर अब एक ड्राइविंग सेल हम लगा देते हैं। ये ड्राइविंग सेल है हमारी। ड्राइविंग सेल क्या है? ड्राइविंग सेल बेसिकली इसको ड्राइव कर रही है, इसको वर्किंग में ला रही है, वर्कआउट कर रही है। ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है अभी हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम है। अब अगर हम देखें इसके सिंपल वर्किंग को देखें तो क्या है कि जो भी ईएमएफ इसका है ई, वो इस पूरी 600 वायर की लेंथ पर ड्रॉप हो रहा है। क्लियर? इस जॉकी को हम जहाँ कनेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया जॉकी को, तो उसी हिसाब से इसका पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट होगा, क्योंकि V/I = R। क्लियर? हम जानते हैं कि भाई एक ड्राइविंग सेल अगर है तो उसके रिस्पेक्टली उसका अपना एक पोटेंशियल है, और क्योंकि वायर है, वायर का अपना रेजिस्टेंस फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे लेंथ हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यानी कि V = IR। तो इसके रिस्पेक्टिवली एक करंट डिलीवर्ड होगी, और जैसे जैसे लेंथ आप बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कांस्टेंट करंट पर लेंथ के रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिवली हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इसका पर यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है। क्लियर? तो उससे उस डिवाइस की, उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पता चल जाती है। चलिए, अब हमें क्योंकि दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, तो दो सेल का ईएमएफ अगर आपको कंपेयर करना है तो हम इसके कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस करें। तो इसके कंस्ट्रक्शन में बेसिक चेंजेस ये होगा कि यहाँ पर आप दो सबवे की लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबवे की लगा दी मैंने दो, दिस इज K1 एंड K2, और इनके रेस्पेक्टिवली आपने दो सेलों को कनेक्ट कर दिया। और फिर देन लास्ट में आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। ठीक, जो पहले भी कनेक्ट था। इसी तरीके से ये अब दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने का डायग्राम कंसीडर होता है। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है। देखिए, अब समझिए कि कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे हमने मीटर ब्रिज में एक बैलेंस पॉइंट डिस्कस किया था, ऐसे ही इसमें एक बैलेंस पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो E है शुड बी ग्रेटर देन E1 एंड E2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल है, ड्राइविंग सेल है, उसका ईएमएफ इन दोनों सेल के ईएमएफ से, इंडिविजुअल ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो एक टाइम में हम एक ही सेल को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वन की को हम ओपन रखेंगे, इन वन टाइम one key close and other one is open। ठीक है, क्लियर?
तो ये एक टाइम में एक क्लोज होगी और एक ओपन होगी। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। अब ध्यान से समझिए, जो सेल हमने यहाँ लगाई है, इसके अगर टर्मिनल और इसके टर्मिनल को ध्यान से देखें तो दोनों अपोजिट हैं। देखिए, जब भी सेल अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के ईएमएफ को कैंसिल आउट करती है। यानी कि अगर हम इस सर्किट में कोई दो सेल हमने लगा रखी है, जैसे E1 और E2 है, तो ये जो सेल है ये एक दूसरे के इफेक्ट को, इसके रेस्पेक्टिवली करंट इस डायरेक्शन में होगा और इसके रेस्पेक्टिवली करंट इस डायरेक्शन में होगा, अगर हम इस तरीके से सेल लगाते हैं। ठीक है, यानी कि सेम टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट है एक साथ, तो यानी कि इसके रेस्पेक्टिव टर्मिनल इसके रेस्पेक्टिवली करंट इस तरीके से फ्लो होगी। यानी कि ये दोनों जो करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये कहेंगे कि दोनों की जो ईएमएफ है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो एक रिजल्टेंट इन दोनों के रेस्पेक्टिवली ईएमएफ मिलेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ हम ऐसा क्या किया, देखिए, जो ड्राइविंग सेल है और ये जो ईएमएफ कंपेयर वाली सेल है, इसको हमने इसी तरीके से कनेक्ट किया है। जब आप इस सेल को इसके साथ कनेक्ट करते हो तो देखिए इसके रिस्पेक्टिवली करंट ऐसे ट्रांसफर हो रही है। अब ये दो जगह ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जब हम इसको अटैच करेंगे। ठीक, तो ये करंट इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ जाने की कोशिश करेगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, लेकिन क्योंकि इसके रिस्पेक्टिवली भी करंट ट्रांसफर हो रही है, तो यानी कि होगा क्या कि ये उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पोटेंशियल ड्रॉप एक पर्टिकुलर रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, पहले जो उसका ईएमएफ था 4 वोल्ट था, वो पूरी लेंथ पर ड्रॉप कर रहा था, क्योंकि अब आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया तो उसके कुछ पोटेंशियल को, ईएमएफ को उसने न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप घट गया। क्लियर हुई बात। तो पोटेंशियल अगर घट गया तो डेफिनेट सी बात है जो पोटेंशियल ड्रॉप जो लेंथ है वो भी घट जाएगी। तो जो बैलेंस पॉइंट यहाँ पर था, ड्रॉप यहाँ पर मिल रहा था आपको, वो ड्रॉप अब कहीं और मिलेगा। ठीक है, वो किसी और लेंथ पर मिलेगा, क्योंकि अब पहले के रेस्पेक्टिवली ईएमएफ रिड्यूस कर गया। तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम इसके ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। तो क्लियर हो गई बात। तो अब सिंपल सी बात है, आगे बहुत बेसिक सी बात है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट पोटेंशियल ड्रॉप is directly proportional to length। ठीक, एप्लीकेशन है तो V is directly proportional to L, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज नहीं किया हुआ है। जितना भी है सेल के अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, इसी के बिहाफ पे हम कहते हैं कि अगर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर हम इग्नोर कर दें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके ईएमएफ से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो एट बैलेंस कंडीशन यहाँ पर V इक्वल टू KL आप यूज करते हो, इक्वेशन फर्स्ट, ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका। लेकिन क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि E इक्वल टू V प्लस IR आप लिखते हो, इफ R इक्वल टू 0 देन E इक्वल टू V। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर V को आप E से रिप्लेस करोगे तो E इक्वल टू K है, इक्वेशन सेकंड। क्लियर। देखिए, जब हम सेल E2 को वर्किंग में यूज करते हैं, E1 को वर्किंग में यूज करते हैं, व्हेन K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, देन वी फाइंड द बैलेंस पॉइंट at which galvanometer shows no deflection। उस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो उसके रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो उसके रेस्पेक्टिवली क्या होगा कि E1 इक्वल टू KL1, इक्वेशन थर्ड। यानी कि जो हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा, जो गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्टिव जो इसका ईएमएफ, जो उसके ईएमएफ को न्यूट्रलाइज करेगा, किस लेंथ पे करेगा, L1 लेंथ पे करेगा। यानी कि L1 लेंथ पर टोटल इसका जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन
K2 is closed and K1 is open। तो क्योंकि K2 जब क्लोज होगा तो E2 बैटरी इसके अंदर, E2 सेल जो है वो यूज वर्क में आ जाएगी, तो सर्किट के अंदर विद रेस्पेक्टिव टू ड्राइविंग सेल। तो उस रेफरेंस में K2 इज ओपन होगी, तो K2 वहां पर E2 वर्क नहीं, E1 वर्क नहीं करेगा। देन E2 वर्किंग एंड E1 इज नॉट वर्किंग, तो E2 वर्किंग नहीं करेगा। उसके रिस्पेक्टिवली लेट वी फाइंड द बैलेंस पॉइंट एट L2 लेंथ। वो बैलेंस पॉइंट हमें L2 लेंथ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, क्योंकि जब इस ड्राइविंग सेल का ईएमएफ चेंज, ड्राइविंग सेल का न्यूट्रलाइज करने के लिए जब सेल बदल गई है तो उसका अपना डिफरेंट पोटेंशियल है, ईएमएफ है, तो वो इसके रिस्पेक्टिवली इसके जो इफेक्ट को कम करेगा तो अपने रेस्पेक्टिवली करेगा, और जो उसका रिजल्टेंट ईएमएफ होगा, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, वो अलग लेंथ पे ड्रॉप होगा। तो उसी के रिस्पेक्टिव में L2 लेंथ मान ली, दैट इज E2 इक्वल टू K L2, इक्वेशन 4। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बदलेगा, पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल सेम होगा, बट क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस, रिजल्टेंट पोटेंशियल वेरिएट कर रहे हैं दोनों सेल की कॉम्बिनेशन से, तो उसके रेस्पेक्टिवली पोटेंशियल जो लेंथ है वो वेरिएट कर रही है। अब हम इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दें, तो दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2, दैट इज E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारे पास दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने का मेथड है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो क्वेश्चन भी अगर आपसे आता है तो यहाँ पर E2 और E1 की वैल्यूज दे देगा कुछ यहाँ ड्राइविंग सेल की। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि ड्राइविंग सेल का ईएमएफ जिन सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं इसकी। ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे। दूसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन सेल। देखिए, हमें जो गिवन सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर दो सेल इस बार नहीं होंगी, इस बार केवल एक सेल होगी। यहां सर्किट में जो चेंज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। केवल हमने एक सेल कनेक्ट की है और एक इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा। ये बेसिक चेंज है। ठीक, तो ईएमएफ ई की है और इस तरीके से उनके अपने ईएमएफ है और उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, क्योंकि इस बार हमने इंटरनल को इग्नोर नहीं किया और इस वाले सेल के इंटरनल सेल्स को अभी भी हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ईएमएफ ज़्यादा होता है तो उसके रेफरेंस में हम इसके इंटरनल सेल्स को ऑलमोस्ट नेगेटिव, मतलब कम, एक तरीके से बहुत माइनर मान के चलते हैं। अब जो हमने सेल लगाई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। देखिए, इनिशियली स्टार्टिंग में हम क्या यूज करते हैं, एक की हमने यूज की है की। हम क्या कहते हैं कि इफ की इज ओपन, इफ के इज ओपन देन, तब क्या होगा, तब पहले वाला प्रोसीजर होगा कि पहले वाले प्रोसीजर में क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इग्नोर किया था, यहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां पर भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम पहले इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है ई, जो सेल का है,
E इज प्रोपोर्शनल टू L1। कोई बैलेंस पॉइंट मिल रहा होगा कंपैरिजन करने पे, ठीक है। देन we find the balance point at length L1। हम L1 पर एक बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं जब गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब इसका ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ को इवैल्यूएट कर रहा है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ लेंथ पर हुआ है वो पैरेलल में इसके इक्वल है। क्लियर हो गई बात? सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है, उसके रिस्पेक्टिव गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। क्लियर? उसके रिस्पेक्टिव इज इक्वल टू के एल L1। इस पोटेंशियल का ड्रॉप हमने निकाला है जिस लेंथ पर भी हमें वो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि जितना बैलेंस पॉइंट जिस लेंथ पर मिलेगा वो इसके ईएमएफ को आइडेंटिफाई करेगा। तो वो L1 पर K क्या है? K इस पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल है विद रेस्पेक्टिवली टू ड्राइविंग सेल। तो ड्राइविंग सेल के रिस्पेक्टिवली जो भी पोटेंशियल ड्रॉप L1 पर आपको मिल रहा है वो इस सेल के ईएमएफ के इक्वल है। क्लियर? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट में हमने K को क्लोज कर दिया। नाउ वी क्लोज की हमने K को क्लोज कर दिया जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं इसके पोटेंशियल को मेजर करूं तो इस सेल के अंदर अगर आप इक्वेशन ऑफ सेल लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगा दें, जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो इन दो पॉइंटों के बीच में जो आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं, ठीक है, वो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप इसके रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ई नहीं होगा, वी होगा, क्योंकि आपने जब हम जानते हैं कि कोई भी सेल अगर किसी क्लोज सर्किट के साथ क्लोज सर्किट में वर्क करती है तो उसे हम ईएमएफ नहीं, उसे पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। ठीक, तो ये क्लोज सर्किट के अंदर करंट सप्लाई कर रही है विद इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम वी करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप at AB लेंथ, AB लेंथ पे अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, इसके बीच में वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो इन दोनों टर्मिनल पे होगा। तो अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं टोटल नेट, इस पे किरचॉफ लॉ लगा देते तो क्या होगा पोटेंशियल, तो सेकंड जो एप्लीकेशन है या सेकंड जो लॉ है किरचॉफ का वो क्या है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, अब इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन ये होगी इसके सर्किट की। ठीक है, जो सेल इसमें करंट सप्लाई कर रही होगी कितना होगा, ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली करंट की अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस आई आर। क्लियर, अगर हमने आई करंट कंसीडर किए। नेक्स्ट इसमें देखिए इक्वल टू, क्योंकि और सॉरी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट की अगर डायरेक्शन देखिए तो करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट है, तो माइनस आई आर इक्वल टू ईएमएफ को देखिए, ईएमएफ का जो सर्किट में लूप लगा है वो ये लगा है, माइनस से प्लस है तो दैट इज माइनस ई। तो वैसे भी हम सेल की इक्वेशन लगा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमने किरचॉफ लॉ से बता दिया कि यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे। हमारे पास ई इक्वल टू आ गया आई आर प्लस आई आर। क्लियर, समझ में आती है? तो ये इक्वेशन होगी सेकेंड। अब बात ध्यान से देखिए कि जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो अब जो बैलेंस पॉइंट आएगा इस पोटेंशियोमीटर के अंदर विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस बैटरी, वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप एट L2 लेंथ विद बैलेंस पॉइंट, तो बैलेंस पॉइंट के लिए जब L2 के रिस्पेक्टिवली आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, उसकी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ऊपर लिख रहे हैं, उसकी इक्वेशन होगी V इक्वल टू के L2, इक्वेशन 3। क्लियर हो गई बात? अब देखिए हमारे पास हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, R इक्वल टू ई माइनस R अपॉन आई। ठीक है, यहां से नेक्स्ट में क्या करेंगे हम,
इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। ध्यान रखिएगा KL1 टू KL2 के रेस्पेक्टिवली क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम E इक्वल टू KL1। ठीक, अब देखिए यहाँ से तो R इज इक्वल टू E माइनस R अपॉन I को आप ऐसा भी लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R। क्लियर? यहाँ से I की वैल्यू अगर आप देखें तो I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, I की वैल्यू हो सकती है V बाई R। इक्वेशन फोर्थ में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो R इज इक्वल टू E माइनस R की जगह आपने I की जगह क्या किया, R की जगह रख दिया V बाई R, दैट इज V बाई R। R को आपने रखा, I को रखा V बाई R, V बाई R। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए IR अगर आप देखें तो ईज को IR रेस्पेक्टिवली, ठीक, I को डिवाइड करें तो R के रेस्पेक्टिवली, R कॉमन लेंगे यहाँ पर, ये IR आ जाएगा तो I आपका अपॉन में आ जाएगा। ठीक, I के रेस्पेक्टिवली यहाँ से शायद कुछ मिस्टेक है तो एक बार देखते हैं रेजिस्टेंस के रेस्पेक्टिव उसको निकालने का। अगर आप देखें तो E माइनस IR, अच्छा यहाँ पर IR था, ठीक है, यहाँ पर IR होगा, ठीक है, IR, तो यहाँ पर IR है, उसके रिस्पेक्टिवली फिर I से डिवाइड होगा, करेक्ट। ठीक है, तो चेंजेस कर लीजिए इसमें, तो I यहाँ पर भी है। ठीक, फिर यहाँ पर आप जब रखेंगे तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पर I और ले लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे इसे, R इज इक्वल टू I को अगर डिवाइड कर दें तो E अपॉन I माइनस R। ठीक, और I से I कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर R रह गया, तो I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू E V बाई आर की जगह R की मल्टीप्लाई यहाँ होगी। ठीक है, और यहाँ पर हो गया V दैट इज माइनस R। ठीक है, कुछ सिंपल वहाँ मिस्टेक हो गई तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर R की वैल्यू आ गई E बाई V माइनस 1 इंटू R। क्लियर? अब देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन पहले भी हमारे पास शायद सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, इस थर्ड और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड अगर आप ध्यान से देखें E बाई वी इक्वल टू आ जाएगा K अपॉन के L1 अपॉन L2, कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज सिंप्लीफाइड E अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर? तो ये भी एक्सप्रेशन आ चुका है, लेकिन अगर आप L1 L2 की लेंथ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, क्योंकि हम रिप्लेस कर दिया E1 और V को, E बाई वी को L1 अपॉन L2 से, दैट इज R। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ L1 और L2 बैलेंस लेंथ है। ठीक है, E और V के लिए, E के लिए L1 और V के लिए L2, और R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक, तो इस तरीके से दोनों एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसके फिर न्यूमेरिकल आप डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।